हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोल टू एजुकेट पर। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा रेस्पिरेशन, नंबर 2 यहाँ पे 3 है, 2 होगा ब्रीदिंग, 3 मेटाबॉलिज्म, 4 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ कह रहा है कि ऑक्सीजन और CO2 जो हमारे सेल के द्वारा CO2 प्रोड्यूस होता है और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन के एक्सचेंज को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बहुत करेक्ट है। इसे हम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर। डिफरेंट ग्रुप के एनिमल्स का जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है और ये किस पे डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया है हैबिट्स, बी हैबिटेट्स, सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डी डिमांड ऑफ सिचुएशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं नीचे बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्रस्टेशियन रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू। क्रस्टेशियन क्या होते हैं? क्रस्टेशियन जो होते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होते हैं। इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन रेस्पायर्स थ्रू गिल्स। इसमें से कौन गिल्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 क्रोकोडाइल, नंबर 2 व्हेल, नंबर 3 फ्रॉग एंड नंबर 4 प्रॉन। तो क्रोकोडाइल, व्हेल एंड फ्रॉग दीज ऑल आर रेस्पायर्ड थ्रू लंग्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा प्रॉन। प्रॉन जो कि एक क्रस्टेशियन है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, ये गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है। कॉमन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग एंड विलाई ऑफ इंटेस्टाइन in mammals is that both मैमल्स के लंग और इंटेस्टाइन ऑफ विलाई ऑफ इंटेस्टाइन में क्या कॉमन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जो एल्वेलाई और विलाई ऑफ इंटेस्टाइन है ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और यही इनमें दोनों में कॉमन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 नो ऑर्गेनिज्म कैन लीव विथआउट रेस्पिरेशन, ये करेक्ट है। कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना रेस्पिरेशन के जीवित नहीं रह सकता। ऑप्शन नंबर 2 इट टेक्स प्लेस एट एवरी टाइम डे एंड नाइट, ये भी सही है। रेस्पिरेशन हमेशा होता रहता है चाहे दिन हो या रात हो। नंबर 3 इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड वाटर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड। लंग्स के कवरिंग को क्या बोलते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट है। सबको पता है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है? कवरिंग ऑफ लंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड। रेस्पिरेटरी या फिर जिसे एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो किससे बना होता है? तो ये बना होता है एल्वियोलाई और डक्ट ऑफ एल्वियोलाई से। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 जोन होते हैं। पहला जोन जिसे हम कंडक्टिंग जोन बोलते हैं वो हमारे नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक होता है और जो कंडक्टिंग पार्ट या फिर जिसे हम रेस्पिरेटरी पार्ट भी कहते हैं वो एल्वियोलाई और उसके डक्ट से बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्शन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि जो कंडक्टिंग पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कैसे बनता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज द
actual diffusion of O2 and which is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. O2 और CO2 का जो एक्चुअल साइट है डिफ्यूजन का ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में वो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा एक्सचेंज पार्ट जिसे हम रेस्पिरेटरी पार्ट भी कहते हैं हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, बोथ 1 and 3। Anatomical setup of lungs in the thorax is such that any change in the volume of dash will be reflected in the dash। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है thoracic cavity, pulmonary cavity and thoracic cavity, lung cavity। ये दोनों ऑप्शन सेम ही है। pulmonary cavity को हम lung cavity कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। हमारा स्टेटमेंट इस तरह हो जाएगा यहाँ पे the anatomical setup of lungs in the thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the pulmonary और lung cavity। जो हमारे lungs का anatomical setup होता है वो इस तरह होता है कि अगर हमारे thorax में अगर हमारे thoracic cavity में कोई भी चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में तो वो डायरेक्ट हमारे पल्मोनरी कैविटी या जिसे हम लंग कैविटी में कहते हैं उसमें रिफ्लेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इज ब्रीथ थ्रू। यहाँ पे हमें पाथ ऑफ एयर बताना है, किस तरह से हमारे नोज से लेके और एल्वेलाई तक जो एयर है वो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 में है सबसे पहले एयर पास करेगा नॉस्ट्रिल से, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, वहां से ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोस एंड इन द लास्ट एल्वेलाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्ट्रक्चर विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग मूवमेंट इन एनिमल्स इज। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो ब्रीदिंग मूवमेंट इन एनिमल्स में एनिमल्स की ब्रीदिंग मूवमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है? लैरिंग्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 लैरिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 रिब्स, ऑप्शन नंबर 3 डायफ्राज्म, ऑप्शन नंबर 4 इंटरकोस्टल मसल। तो यहाँ पे रिब्स, डायफ्राज्म और इंटरकोस्टल मसल ये तीनों स्ट्रक्चर ही एनिमल्स के ब्रीदिंग मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लैरिंग्स का ब्रीदिंग मूवमेंट में कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के टाइम क्या होता है? तो इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है? हमारा जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स की तरफ एंटर करता है। और इस दौरान जो हमारा डायफ्राज्म है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। डायफ्राज्म एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राज्म इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन। जब हमारा डायफ्राज्म कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर को किस तरह से इंक्रीज करता है? तो हमारा जो डायफ्राज्म है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फ्लैटेंड हो जाता है, और जब फ्लैटेंड हो जाता है ये तो ये वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर को एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज करता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल आर प्रेजेंट इन। एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन द रिब्स। एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। मसल अटैच टू डायाफ्राज्म कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन बिकम्स। डायाफ्राज्म से कनेक्टेड जो मसल होता है वो इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करके कैसा हो जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फ्लैट। डायफ्राज्म जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये फ्लैट हो जाता है, और जब रिलैक्स कट होता है तो आर्क, धनुष की तरह आकार बना लेता है।
When you exhale, the diaphragm, जब हम एक्सेल करते हैं मतलब ड्यूरिंग एक्सेलेशन जो डायफ्राज्म है वो रिलैक्स होता है, और जब रिलैक्स होता है तो वो धनुष के आकार का हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रिलैक्सिस एंड आर्किस। Additional volume of air a person can expire by a forcible expiration is called। यहाँ पे हमें पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में बताना है। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के द्वारा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन एक्सपायर करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग even after a forcible expiration। फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में बच जाता है उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा, आरबी। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन। फोर्सिबल इंस्पायरेशन के द्वारा एक पर्सन जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करता है उसे हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर थ्री हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन एक करके यहाँ पे अच्छी तरीके से दिया गया है। टोटल लंग कैपेसिटी इज अप्रोक्सीमेटली। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आता है? टोटल लंग कैपेसिटी में हम टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम तीनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी आता है, और जो है 5800 ml। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 5800 ml। प्राइमरी साइट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज आर। गैसियस एक्सचेंज का जो प्राइमरी साइट है वो एल्वियोलाई होता है। तो ऑप्शन नंबर टू हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, एल्वियोलाई। गैसियस O2 and CO2 exchange between alveoli blood and blood and tissue takes place by। जो गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वेलाई और ब्लड और टिश्यू के बीच में, वो कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर टू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर थ्री एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर फोर ऑफ ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन। गैसेस एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर वन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन इज फ्रॉम। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें बताना है यहाँ पे ऑक्सीजन का। तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है ऑक्सीजन? एल्वियोलाई में। तो फिर जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो हायर से लोअर की तरफ होता है। तो हमारा एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट ऑप्शन। What will be the partial pressure of oxygen and partial pressure of CO2 in the atmospheric air compared to those in the alveolar air? Alveolar air के कंपेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑक्सीजन में एटमॉस्फेरिक एयर में कैसा होगा? तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो एल्वियोलर एयर से ज्यादा होता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो एल्वियोलर एयर से कम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अबाउट 90% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, द रिमेनिंग 3% इज। जो आरबीसी होता है वो 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और जो रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन होता है वो डिजोल्व स्टेट में प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है, डिजोल्व इन प्लाज्मा एंड ट्रांसपोर्टेड।
ऑक्सीजन कैरियर और रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड ऑफ फ्रॉग एंड अदर वर्टिब्रेट इज। ऑक्सीजन कैरियर जैसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं वर्टिब्रेट्स में किसे कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसे हम ऑक्सीजन कैरियर भी कहते हैं। ए मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैरीज हाउ मैनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, 4। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो हमारे एनसीईआरटी में बना हुआ है वो कैसा है, सिग्मॉइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सिग्मॉइड। कार्बन डाइऑक्साइड इंटरिंग एरिथ्रोसाइट reacts with water to form carbonic acid. The enzyme involved is। कार्बोनिक एसिड और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होता है एरिथ्रोसाइट में, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होता है कार्बोनिक एसिड फॉर्म करने के लिए एरिथ्रोसाइट में, उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। In humans, respiratory control center are located in। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर ह्यूमन में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ब्रेन। ब्रेन में होता है हमारा रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ह्यूमन बींग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन द रेस्पिरेटरी रिदम टू शूट द बॉडी टू सूट द डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू। दिस इज डन बाय। ह्यूमंस के पास एबिलिटी होता है रिदम रिस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि ये बॉडी के डिमांड को सूट करे। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, रिस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन किया जाता है बाय द न्यूरल सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, न्यूरल सिस्टम। Which of the following specialized center is primarily responsible for regulation of respiratory rhythm? रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करने के लिए कौन सा सेंटर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम डैश सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन इज। न्यूरल सिग्नल के ड्यूरेशन इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को मॉडरेट करना किसका काम होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है वो ब्रेन के पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। रिसेप्टर इन वॉल ऑफ आर्क ऑफ आर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी आर मेनली सेंसिटिव फॉर। जो रिसेप्टर होते हैं वॉल ऑफ आर्क ऑफ आर्टा और कैरोटिड आर्टरी में, वो सेंसिटिव होते हैं CO2 और H+ के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, CO2 एंड H+। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन रिस्पॉन्स टू CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन द कीमोसेंसिटिव एरिया एंड रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ आर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी सेंड नेसेसरी सिग्नल फॉर रेमेडियल एक्शन टू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Alveoli become enlarged and damaged with reduced surface area in heavy smokers. This is called smokers disease। किसे कहते हैं, इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा में जो हमारा एल्वेलाई का सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
Chronic disorder in which alveolar wall are damaged due to which respiratory surface is decreased. One of the major cause of this is cigarette smoking. Identify the disorder. तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया गया है बट इन डिफरेंट लैंग्वेज. हमारा ऑप्शन हो जाएगा इम्फाइसेमा. इम्फाइसेमा जिसे हम स्मोकर्स डिजीज भी कहते हैं, इसमें एल्वियोलर वॉल जो होता है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट एल्वियोलाई आर. एल्वियोलाई में CO2 एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाता है 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो जाता है 40 mmHg. Select the favorable condition required for formation of oxyhemoglobin at the alveoli. ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए एट द एल्वियोलाई फेवरेबल कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होता है वो होता है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड CO2 लेस H+ एंड हाई लो टेम्परेचर. हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा. हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेस H+ एंड लोअर टेम्परेचर. सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन के दौरान कौन सा इवेंट होता है? इसमें से हमें करेक्ट इवेंट सेलेक्ट करना है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राज्म सही है. इंस्पायरेशन के दौरान हमारा डायफ्राज्म कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करता है. ऑप्शन नंबर 2 दिया है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये भी करेक्ट है. पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं, पल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज करता है. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज नहीं, जो पल्मोनरी प्रेशर होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर वो डिक्रीज करता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करता है. तो हमारा ऑप्शन नंबर 3, 4 यहाँ पे इनकरेक्ट है. 1 एंड 2 करेक्ट है. 1 एंड 2 यहाँ पे फोर्थ. हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा. स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. यहाँ पे हमें मैच करना है. न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये हमारे ब्रेन के पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है. तो ए का हो जाएगा क्यू. O2 डिसोसिएशन कर्व. O2 डिसोसिएशन कर्व. कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये तो आरबीसी से रिलेटेड है. ये हो जाएगा एस. प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसका हो जाएगा पी. तो हमारा जो बी है O2 डिसोसिएशन कर्व ये रिलेटेड होता है हीमोग्लोबिन से. तो ए का क्यू, बी का आर, सी का एस. QRSP. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. टोटल लंग कैपेसिटी इज द total lung capacity is the total volume of air accommodated in the lung at the end of forced inspiration. This include टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या आता है? तो टोटल लंग कैपेसिटी में आता है टीवी, IRV, ERV और RV. तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड. RV, ERV, TB, IRV. Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if residual volume is 1200? यहाँ पे हमें expiratory capacity बताना है. expiratory capacity किसके इक्वल होता है? tidal volume प्लस expiratory reserve volume. तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा expiratory capacity आ जाएगा 1500 ml. ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा. Which of the following option correctly represent
द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा और अस्थमा के कंडीशन को इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अस्थमा में हमारे ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन होता है और इम्फाइसीमा के दौरान जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो डिक्रीज जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। यहाँ हमें मैच करना है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 टू 550 ml होता है। तो फर्स्ट वाले का हमारा हो जाएगा R। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा होता है 2500 टू 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा होता है 1000 टू 1100 ml एंड रेसिडुअल वॉल्यूम होता है 1000 टू 1200 ml। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का R, बी का P, आर पी। ऑप्शन नंबर सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to lungs। 70% ऑफ CO2 जो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होता है वो लंग्स में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो 70% CO2 जो होता है वो एज अ बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 25% CO2 एज अ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन एंड रिमेनिंग 7 to 8% CO2 आर ट्रांसपोर्टेड एज इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा एज ए बाइकार्बोनेट आयन। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन। रेस्पिरेटरी सेंटर जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। इसी के साथ हमारा ये सेशन एंड होता है। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।